बदलाव का दम, भ्रष्टाचार बेदम। 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। कांग्रेस पर वार, हैंग करने वाली सरकार। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। तो 2024 की तैयारी, हमला अति भारी। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2014 सिर्फ तारीख नहीं, बदलाव है। पीएम मोदी ने आज यही कहकर विपक्ष पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोबाइल कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10-12 साल पहले आउटडेटेड मोबाइल की स्क्रीन बार बार हैंग हो जाती थी और उस वक्त की सरकार भी हैंग हो गए वाली मोड में थी। पीएम मोदी ने कहा कि रीस्टार्ट करने और बैटरी बदलने का फायदा भी नहीं था और तब लोगों ने 2014 में मोदी सरकार को चुना। सबसे पहले हम आपको 2013 और 2022 के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2013 में देश में मोबाइल यूजर्स करीब 86 करोड़ थे। 2022 में वो आंकड़ा बढ़कर 114 करोड़ पर पहुंच गया। 2013 में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 7.5 करोड़ थी, जो 2022 आते आते 10 गुना 76 करोड़ पर पहुंच गए। 2013 में देश में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे, जो 2023 में बढ़कर 90,000 तक पहुंच गए। ये तो हो गई मोबाइल की बात। अब यूपीए और एनडीए सरकार के दूसरे आंकड़ों की तुलना करें तो यूपीए सरकार के वक्त जीडीपी में बदलाव 5.5% रहा, तो एनडीए सरकार में 9 सालों में 7.2% रहा। यूपीए सरकार में खुदरा महंगाई दर में सालाना बदलाव 9.5% रही, तो एनडीए सरकार के 9 सालों में यह आंकड़ा 6.1% के आसपास रहा है। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और सवाल ये भी होगा, क्योंकि पीएम ने जब बार बार हैंग होने की बात की तो पॉलिसी पैरालिसिस पर यूपीए सरकार पर वो खूब हमलावर रहे थे 2014 में। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में मौजूद देश के बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और मेहमानों की तालियों के दम ने ये जता दिया कि प्रधानमंत्री के इस बयान में वाकई दम है कि 2014 में तारीख नहीं, बदलाव है। बदलाव इसलिए कि न तो अब सरकार हैंग करती है और न ही मोबाइल। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। 2014 से पहले के हालात, तकनीक और सरकार पर चर्चा करते करते पीएम मोदी अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचे और जमकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। कहा, हालात इस तरह खराब थी कि न तो बैटरी रिचार्ज करने का फायदा था और न ही फोन को रीस्टार्ट करने का। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का
या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। मंच मोबाइल कांग्रेस का था तो प्रधानमंत्री कांग्रेस और यूपीए सरकार को निशाना बनाने के लिए भी फोन को ही हथियार बना रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2014 में आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी। दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे, रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ किया, गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और राम मंदिर के उद्घाटन की चर्चा की। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। मौसम चुनावी है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र के शिरडी में उन्होंने आंकड़ों की चर्चा की और भ्रष्टाचार के हथियार से कांग्रेस पर वार किया। लाखों करोड़ों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का गफला। अब क्या हो रहा है? इतने लाख करोड़ इस काम के लिए खर्च किए गए, इतने लाख करोड़। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। दूसरी ओर विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे में शायद बीजेपी को लग रहा है कि 2014 के पहले और बाद के हालात की तुलना बड़े मुकाबले में विपक्ष पर वार करने के लिए धारदार हथियार साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़े नहीं है, अभी कुछ देर में जुड़ जाएंगे वो। अरविंद वाजपेयी जी आज स्टूडियो में आए हैं, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है एलजेपी के रामविलास गुट के। और डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अजय आलोक जी, आपके पास पहुंचते हुए हालांकि प्रधानमंत्री की हमने पूरी बातें अपने दर्शकों को सुना दी है और वो काफी है ये बताने के लिए कि पीएम किस भाव के साथ ये कह रहे हैं, लेकिन अब 2014 में उन्होंने कहा फोन हैंग होता था, 2019 में फिर से जनता ने उनको चूज किया है, चुना है, 2024 के लिए पिच कर रहे हैं क्या वो? इसके बाद क्या? अब हैंग होने वाले फोन तो बहुत पुरानी बात हो गई, और जो फोन हैंग ही होना होता है तो महंगा से महंगा फोन भी कभी कभी हैंग हो जाता है। अजय आलोक जी। नहीं, वो तो फोन हैंग हुआ था, फोन बदल भी गया, नया फोन आ गया बिल्कुल, और नया फोन चल रहा है और बिल्कुल यही मॉडल अभी कंटिन्यू करेगा। देखिए अंजना जी, 2014 में वो बदलाव का चुनाव था। एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व पे देश ने विश्वास किया जो गुजरात को ऑलरेडी 12 साल में देश को दिखा चुका था कि वो क्या कर सकता है। जब 1.5 लाख करोड़
कि बजट को गुजरात में 12 वर्षों में 18 लाख करोड़ का पहुंचा दिया और गुजरात का योगदान जीडीपी में, भारत के जीडीपी में ऑलमोस्ट 16 to 17% कर दिया। ये थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि। उसके बदौलत जनता ने एक बदलाव का मन बनाया। 2014 से 19 हमारे बदलाव के वर्ष के 19 में जो मैंडेट मिला वो विश्वास का था। वो इस विश्वास का था कि जो बदलाव आया है 5 सालों में, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बढ़ के मैंडेट मिला 282 से 303 गए। और 24 में जो मैंडेट मिलेगा वो बिल्कुल आत्म मन से भरे हुए विश्वास और भारत की बुलंदियों को छूने का मैंडेट मिलेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो देश को एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर करेगा। हम जब कहते हैं ये सब की क्यों, तो उसके पीछे कारण है। देखिए, मैंने हमेशा पहले भी आपको कहा है, ऐसा नहीं कि देश में काम नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले बहुत काम हुए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इन कामों की गति और स्केल, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन एंड स्केल, गति और फैलाव जिस तेजी से हुआ है वो अभूतपूर्व है। अब देखिए, 9 साल के निर्माण के वर्ष में इसको कहता हूं, ये निर्माण के वर्ष है 9 साल। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों के घर मिल गए। ये आप मामूली पब्लिक ये समझती हैं, 4 करोड़ घर। यहां एक घर बनवाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। 11 करोड़ शौचालय। 2014 तक 98,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क थी हमारी, आज हमारे पास 1,48,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। वाटरवे हमने कभी सुना नहीं था। 70 से 145 एयरपोर्ट, अभूतपूर्व है ये। एम्स का निर्माण, नए नए एम्स का निर्माण, नए नए आईटीज का निर्माण, 1 लाख मेडिकल सीटों में इजाफा। हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है, हालांकि ये भी कम है, हमें और बढ़ानी है इसको। आप ये देखिए, देश की सीमाओं पे बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसको हम लोग सबसे बड़ा इश्यू मानते थे, जिसको पहले की सरकारें कहती थी कि नहीं, अगर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये दुश्मन को मदद करेगा। क्या मतलब सोच क्या थी? आज बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पे 5,000 किलोमीटर हम सड़क बना चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नया पार्लियामेंट, जो देश को देख के हर भारतीयों के मतलब छाती गर्व से चौड़े हो जाते हैं कि हमारे देश की नई पार्लियामेंट है, उसमें भी बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, ये निर्माण के वर्ष थे, 9 वर्ष। और जिस तरह से 9 साढ़े 9 वर्ष निर्माण के वर्ष में जा रहे हैं, आने वाला 24 का चुनाव निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति एक लोगों का विश्वास, एक भरोसा अब एक नतीजे की शक्ल लेगा। हम 350 पार करेंगे। ठीक है, आलोक जी कुछ देर में जुड़ेंगे, तब तक आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि जिस स्केल में और जिस स्पीड के साथ, यानी गति और फैलाव के साथ पिछले 9 साढ़े 9 सालों में काम हुआ है देश में, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, उसी तेजी के साथ सरकार काम कर रही है। नहीं अंजना जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का मैंने पूरा भाषण सुना और वो कुछ चीजों पे आके थोड़ा सा रुके, अटके और बोले कि 2G स्कैम में क्या होता था मैं नहीं बोलूंगा, वरना पत्रकार वही छापेंगे। लेकिन वो अपनी बात समझाने में कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कहना चाहते थे। तो मैं वहां से शुरू करता हूं और फिर उसके बाद आलोक जी का भी जवाब देता हूं। 2G स्कैम, क्या ये सही नहीं है कि 2G स्कैम इस देश का सबसे बड़ा झूठा स्कैम था जो कभी हुआ ही नहीं? क्या ये सही नहीं है कि 1,70,000 करोड़ का एक मन माफिक जो शब्द था, जो गिनती बनाई विनोद राय जी को, जो सीएजी के उस समय डायरेक्टर थे, जिनको बाद में पद्म भूषण भी दिया गया मोदी गवर्नमेंट में, वो पूरा का पूरा झूठा किस्सा था। आशुतोष उस समय के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जो जज थे ऑनरेबल ओपी सैनी जी ने साफ साफ कहा कि मैं बैठा रहा 7 साल तक, इंतजार करता रहा। आप ही जवाब दीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है, सुन लीजिए, विनती है आपसे, क्योंकि आप ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में आपके प्रमुख साथियों में से एक अरविंद केजरीवाल है, और वो तो सत्ता में आए ही 2G और ये कोल स्कैम के खिलाफ, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान किया था। तो इस, अगर आप मानते हैं कि 2G में जो कोर्ट की रूलिंग्स थी, लेकिन तो सबसे पहले तो आपको उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो अंजना जी, ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल ही अकेले व्यक्ति नहीं थे। कौन व्यक्ति था जिसने इस पूरे नैरेटिव को बनाया था? क्या दिवंगत अरुण जेटली जी नहीं थे, जिनको मुंह की खानी पड़ी थी? क्या विनोद राय जी ने एक भी स्टेटमेंट पत्रकारों को उसके बाद दिया है जजमेंट में? 1500 पन्ने का जजमेंट आया है और जज कहता रहा कि मैं 7 सालों तक, जिसमें गर्मी की छुट्टियां भी शामिल थी, मैं रोज बैठा 10 से 5 और मैं इंतजार करता रहा कि एक सबूत भी दे, लेकिन सीबीआई एक सबूत नहीं दे पाई। और वो एक ऐसा केस था जिसने देश की सत्ता को बदला और ये दिखाया कि यूपीए गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार था। लेकिन क्या हुआ? ये असल में इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठा स्कैम था। और तभी से भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और तरीके से बोलते रहो।
और जो इसमें मदद करेगा उसको हम सर्वोच्च सम्मान देंगे। क्या डीमोनेटाइजेशन का वो आपको भाषण याद है प्रधानमंत्री मोदी का? क्या किसी चैनल ने चलाया कि 100 दिन दे दो मित्रों, जो गलती होगी जिस चौराहे पे खड़ा करोगे मैं सजा खाने को तैयार हूं? आज कोई बात करता है भारतीय जनता पार्टी में? क्या लैंड एक्विजिशन का वो बिल याद है जिसका अमेंडमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हो गए थे? हजारों लाखों की तादाद में लगातार आत्महत्या कर रहे थे किसान। क्या रोल बैक क्यों किया? क्या काले 3 कानून गलत थे? क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होती है? देखिए, ये अपने आप की तारीफ करना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी, और मुझे बहुत दुख है कि ये प्रधानमंत्री को आदत सी हो गई है और वो जानते हैं कि हमारे पास इस समय जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, न 15 लाख, न डीमोनेटाइजेशन, न कोई ऐसी बातें जो पिछले 5-10 सालों से बोल के आए थे। तो अब सिर्फ वैसी बातें करो। और रही बात आपको नए जमाने की, मैं कहता हूं कि 2080 में जैसा भारत था 2090 में उससे 10 गुना अच्छा था। 2090 में जैसा भारत था 2000 में उससे अच्छा था। 2000 में जो भारत था 2010 में उससे अच्छा, 2010 में जो है वो 2020 में उससे अच्छा। ये तो सेल्फ प्रगति है। क्या इसमें देश की जनता और देश के लोगों का काम नहीं है? क्या उसमें पूर्ववर्ती सरकारों का काम नहीं है? या सिर्फ वही कहते हैं जैसे एक व्हाट्सएप पे एक ने कहा कि आजादी तो हमको लीज में मिली थी, 2014 के बाद आजादी मिली है। क्या आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सिर्फ यही मानते हैं कि इस देश में पुरातन काल चल रहा था 2014 के बाद, 2014 के बाद एकदम से शटर खुला और दुनिया जाग गई। ठीक है, इस तरीके के ठीक है। दिखा अरविंद जी एक बार बोल लें, उसके बाद अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। एक बार अरविंद जी बोल लें। अरविंद जी बार बार ये कहते हैं और खूब सर्कुलेट भी होता है ये सोशल मीडिया पर कि बीजेपी तो यही प्रोजेक्ट करती है कि भारत में लोग ऑक्सीजन भी ले रहे हैं तो 2014 के बाद ही ले रहे हैं, जो भी अच्छा हो रहा है 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले तो जैसे देश में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। जवाब दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, कब कहा ये बात? कभी नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि 2014 के बाद जो देश कैसे विकास की तरफ जा रहा है, या देश के विकास की स्पीड क्या है, या गरीबों के लिए हमने क्या क्या काम किए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ तौर पर कह दिया है कि सब जाइए, ग्राउंड में जाइए और काम बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए। वही वो कर रहे हैं। और यही लोकतंत्र में सरकार का फर्ज होता है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हमने गरीब गुरबा के लिए क्या काम किया, हमने मिडिल क्लास के लिए क्या काम किया, हमने सेना के लिए क्या काम किया, हमने किसानों के लिए क्या काम किया। कहो तो एक एक काम मैं गिना दूं, मेरे पास बैठी हुई है पूरी लिस्ट बना के मैं बैठा हुआ, हर मंत्री बना के बैठा हुआ, हर कार्यकर्ता बना के बैठा हुआ। तो जनता तो उसको महसूस कर रही है। अभी अजय आलोक जी ने सही बताया कि 11 करोड़ जो शौचालय बना के दिए, क्या वो गांव की जनता इस्तेमाल नहीं करे? जिनको पक्के मकान बने, क्या वो मोदी जी को भगवान नहीं मानेंगे? या जिन किसानों को, छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए महीने मिलता है, क्या वो उनको धन्यवाद नहीं करेंगे? और खाली धन्यवाद नहीं करेंगे, 14 के बाद 19 में भी चुनाव जिता के ज्यादा से ज्यादा सीटों में भेजा। और इसी तरीके से ये जो आने वाला 24 का चुनाव होगा, वो इसी ग्राउंड पे मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि देश अगर कोई पलट के पूछा कि नए फोन कभी हैंग नहीं होते क्या? हैंग फोन तो एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ। कि पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। ये तो जनता महसूस कर रही है भाई। इसमें कोई बार बार हमको कहने की जरूरत है ना आपको पूछने की जरूरत है। जो गरीब को ये 13,000 करोड़ रुपए अभी दिए, पिछले हफ्ते ही 10 दिन पहले। हाँ। किसको दिए? लोहार, नाई, मोची, धोबी, बढ़ई, इन लोगों, रिक्शा चालक, उनके लिए अलग से रेडी पटरी वाले को 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई। 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए दिए कि आदिवासी के बच्चे जो है ना, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो ये वो महसूस नहीं करेंगे, इसका फायदा उनको नहीं मिल रहा। फायदा उनको पूरा मिल रहा है क्योंकि सारा काम डिजिटल से हो रहा है। डीबीडी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, उनके अकाउंट में जा रहा है। बीच में कोई दलाली का चक्कर ही नहीं है, जो पहले राजीव गांधी जी कहा करते। ये तो आशुतोष जी सबसे बड़ी उपलब्धि है मौजूदा सरकार की, जिससे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जब शुरू में अकाउंट्स खोले गए थे तो बार बार हुआ कि क्यों नहीं वो पैसा नहीं पहुंचा, 15 लाख 16 लाख जो भी था। लेकिन सवाल यह है कि डीबीटी शायद इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर पैसा सीधा लोगों के अकाउंट्स में जा रहा है और उसका चुनावी फायदा भी उनको मिलता है, ये भी एक हिस्सा है उसका। लेकिन सीधा पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचना, बिचौलियों का खत्म होना, ये एक उपलब्धि है जिसको कोई नकार नहीं सकता। अंजना जी, आज से 50 साल पहले
इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी लिखी जाती थी, वो कई दिनों बाद आपके पास पहुंचती थी। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं था। कब खुला था? कई रास्तों में आती थी चिट्ठियां, कोई पढ़ भी सकता था, कोई नहीं भी पढ़ सकता था। ये वाली दलील कैसे चलेगी? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन आज आपके पास बैंक अकाउंट कब से खुल रहा है देश में? आज आपके पास सेकंडों में आपके सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। जब आज आपके पास सेकंडों में आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम से मैसेज आ जाता है और इंक्रिप्टेड होता है कि 1 to 1 रहेगा, कहीं भी नहीं लीक करेगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर 1970 में रहा होगा, 1947 में हुआ होगा, तो उसका फायदा तो आम जनता को मिलेगा ही मिलेगा। अरे बैंक अकाउंट मेरा एक सवाल का जवाब ये देश में कि कैसी बात कर रहे हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा तो दलील के साथ बात कीजिए ना। मैसेज मोबाइल पे ना आए कि आपके अकाउंट में 500 रुपया या 1000 रुपया पहुंचा, लेकिन अकाउंट तो खोले जा सकते थे ना, पैसा जा सकता था अकाउंट में। नहीं अंजना जी, पैसा जा सकता था। डिजिटली ट्रांसफर कब से होना शुरू हुआ? डिजिटली 1 to 1 आप कब से स्टार्ट कर रही हैं? आप कब से गूगल पे स्टार्ट कर रही हैं? आप कब से यूपीआई स्टार्ट कर रही हैं? आप इस चीज को भी देखिए ना, चीजों में ट्रांसपेरेंसी। जब जैसे जैसे सूचना क्रांति आएगी, जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट आएगा, हमारे यहाँ पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। और हमारे यहाँ नहीं, विश्व में कहीं भी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी जैसे आप डिजिटलाइजेशन करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है। आलोक शर्मा जी का इंतजार है हमें। कोई कमीशन ले ले, जैसे सरकार में अक्सर करते रहते हैं, तो कोई बात है। आलोक शर्मा का इंतजार है हमें। इसका एक काउंटर जल्दी से अजय जी आप दे दीजिए, जल्दी से। देखिए, मुझे पता था कि हम जब तर्कों पे बात कर रहे हैं तो ये कुतर्क करेंगे या इधर उधर की बात करेंगे। और स्वाभाविक है अंजना जी, डिजिटल पेमेंट जब हमने शुरू की थी 2014-15 में इसकी बात हुई थी, भीम ऐप, रुपे और बाकी लोगों की, तो ये लोग पार्लियामेंट में कहते थे कि इस देश के गांव का व्यक्ति इंटरनेट कैसे चलाएगा। अब मैं समझ सकता हूं डिजिटल पेमेंट से इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन यानी इंडिया अलायंस, इनको दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि डकैती इनकी बंद हो गई। इनकी डकैती बंद हो गई क्योंकि डायरेक्ट पैसे जाने लगे अकाउंट में। बीच में जब एक मिनट, जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की घोषणा की थी, तब इन्होंने प्रधानमंत्री जी का ये लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या करेंगे मोदी जी जनधन योजना खोल के, क्या करेंगे। आज 48 करोड़ जनधन योजना के अकाउंट्स हैं और डीबीटी का पैसा डायरेक्टली उनके पास बेनिफिट होता है। आज हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज हमसे टेक्नोलॉजी मांग रही है कि हमें रुपए टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें बाकी टेक्नोलॉजी दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन, टैक्स बेस, आप नोटबंदी की बात कर रहे थे ना। नोटबंदी के समय हमारा टैक्स पेयर बेस होता था 4.5 करोड़, आज हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ के 10 करोड़ हो चुका है। स्टार्टअप जब हम आए थे उस वक्त मुश्किल से 3000 होते थे, आज 90,000 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं साहब। आशुतोष जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है भाई, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़िए, ये सब चीज से देश को फायदा हो रहा है। कल को मान लीजिए हमारी सरकार आएगी, नहीं आएगी 20-25 साल के बाद, जो भी सरकार आएगी तो उससे देश को ही फायदा होगा ना, क्योंकि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके होंगे। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। 2047 आलोक शर्मा जी चूंकि वहां पर, तो जब तक होराइजन खोलेंगे नहीं। हाँ, आलोक शर्मा जी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो है वहां नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हमने कोशिश की कि फोन पर उनको ले सकते हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभय जी जो पीएम ने कहा है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अभय जी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभय जी, पीएम कह रहे हैं बड़ा फोन हैंग होता था 2014 के पहले। एक बार सुन लीजिए आज पीएम ने क्या कहा है, उसके बाद से उस पर जवाब दीजिएगा। अभय जी सुनिए। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी
चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। दुबे जी, पीएम आ गए 2024 के मोड में एकदम, और जनता को बता दिया है 2014 एक तारीख नहीं बदलाव है। और आप लोग का फोन, मतलब पुराना फोन जो है बड़ा हैंग होता था। पॉलिसी पैरालिसिस, काम में देरी। अजय आलोक कह रहे हैं कि जिस स्केल पर और जिस तीव्रता के साथ अब काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आज सारे फोन हैक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उस समय के फोन में पेगासिस नहीं था, अर्थात प्रजातंत्र पर हमला नहीं होता था। प्रतिपक्षियों का दमन करने के लिए, मीडिया का दमन करने के लिए, सामाजिक संदर्भों में काम करने वाले लोगों का दमन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आज देश के हालात क्या कर दिए, एक बार विचार तो कीजिए। तब और अब की तुलना कीजिए। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60-70 रुपए का दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया। 60-70 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आज भी जितने फोन है ना भारत में, जिसको आप कह रहे हो कि फोन का प्रोडक्शन हो रहा है, असल में असेंबल हो रहे हैं। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपने लाई है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का धोखा हिंदुस्तान की आर्थिक जेब पर आपने डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स उस समय हमने तो प्रारंभ किए नारी शक्ति बस सेवा। कर्नाटका में 16 करोड़ बहनों ने उस बस सेवा को ऑप्ट किया, लेकिन आपने एयर बस सेवा चालू की। विजय भाई, नीरव भाई, संदेश साराबंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़ रुपए की ये बस सेवा हिंदुस्तान को पड़ी है, जो हिंदुस्तान में आपकी सत्ता की सरपरस्ती में छोड़ कर भाग गए। आपने कहा 2016 में कि हम एक नया बैंकिंग कोड लेकर आए हैं, बैंक इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए हैं। एनसीएलटी के सेटलमेंट में हर्ष गोयनका जी ट्वीट कर रहे हैं कि एक्सचेकर की मनी को ऐसे मत लूटने दीजिए। 90% तक हेयर कट दे रहे हैं। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। प्रधानमंत्री जी, आप जब से सत्ता में आए हैं तब से किसान विरोधी चेहरा इस सरकार का सामने आया। प्रधानमंत्री जी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब किसानों का कर्ज माफ होता था, आप सत्ता में आए, जमीन हड़पने के 3 कानून से लेकर किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए। 40,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने कमा लिए, जिसको आप कहते थे विश्व की सबसे अच्छी बीमा कंपनी। प्रधानमंत्री जी, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। आपकी आरबीआई ने बताया कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी के निर्णय से एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। $100 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया। हैक करना क्यों कह रहा हूं? चीन से आपने $100 बिलियन का इंपोर्ट करके भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इस हिंदुस्तान में जब आप कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, उस आपदा में अवसर ढूंढिए प्रधानमंत्री जी, तब क्या हुआ बताइए? हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए और 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं, कांग्रेस की सरकार के सस्ते जो दिन थे वो लौटा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, अरविंद जी भी बीच में मोबाइल ही देखने लगे थे। आपका मोबाइल तो नहीं हैंग कर रहा? इसलिए देख रहा था, कुछ हैंग तो नहीं हो रहा है? मैं सिर्फ इसलिए देख रहा था अंजना जी कि अभय दुबे जी ने कहा कि पेगासस नहीं होता था पहले। वो कह रहे हैं कि हैक नहीं होता था। अभी उससे ज्यादा होता था। लोकतंत्र को हैक कर रही है ये सरकार। 91 में राजीव गांधी की ने, कांग्रेस की सरकार ने चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी थी। 4 ऑफिसर पकड़े गए थे पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर स्नूपिंग के आरोप में।
तब इन्होंने सरकार गिरा दी। क्या बातें कर रहे हैं अभय देव, तो बहुत समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। पेगासस से ज्यादा आतंक था उस वक्त। पेगासस तो अभी स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, और पेगासस दिया क्यों नहीं राहुल गांधी ने? पूछिए इनसे। जब इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी के सामने इनको जाना चाहिए था, अपना मोबाइल देना चाहिए था। फिर अब गुमराह करेंगे, मतलब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, माफ करना, बिल्कुल गुमराह नहीं होगी। जो विकास हो रहा है, जो गरीब गुरबा का काम हो रहा है, वो आज से पहले, पिछले 9 सालों से पहले कभी नहीं हुआ है। गरीबी का हटाओ का नारा कब दिया था अंजना जी? ये 70-80 के दशक की बात है। हटा ली गरीबी। रामविलास जी भी उसी में थे। अजय आलोक जी, रामविलास जी यूपीए गवर्नमेंट में ही थे। तो वो तो खैर उनके बारे में प्रसिद्ध है। हमने मना किया क्या? हम यूपी में भी थे, एनडीए में भी थे। हाँ। हम दोनों जगह हैं, इसलिए हमको हकीकतें मालूम है। सरकार तो यूपीए में क्या काम नहीं हो रहा था क्या? हकीकतें मालूम है। और सरकार में जहाँ मैं वो गठबंधन धर्म निभाएंगे तभी चलता है। वैसे बोली बदलने में कष्ट होता है कि नहीं होता? अरे रुकिए, अरे सुनिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सुनिए आप लोग, सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। वाजपेयी जी, आप आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। अजय, ये पहला बदल कर बोलने में बड़े बच्चे, हमने कौन सी बोली बदली? अच्छा, सोनिया गांधी जी की जय जयकार करते थे। नहीं, कभी नहीं करे। अरे अच्छा, ये प्राइवेट में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये हमारी यूपी में भी डिमांड थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब भी डिमांड थी, और ये मोदी जी की सरकार आई थी। आप याद करो, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया था। तो सबसे पहले हम गए प्रधानमंत्री जी के पास, और उन्होंने हमारी बोली नहीं बदलती ना, हम लोग चाटुकर्ता की तरफ कभी जाते हैं। जो स्टैंड है वो है। मोदी जी की अगर चीज अच्छी लग रही तो उसको अच्छी कहेंगे, अगर गलत लगेगी तो गलत भी कहेंगे। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो देखिए, सिर्फ पेगासस की बात नहीं है, उन्होंने आगे उस मुद्दे को ले जाते हुए अजय आलोक जी ये कहा, अभय दुबे जी ने, कि लोकतंत्र को हैक कर रही है मौजूदा सरकार। इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के सरगना के प्रवक्ता से मुझे यही उम्मीद थी कि इतना ही विलाप करेंगे। थोड़ा कम ही विलाप किया है, क्योंकि ये विलाप तो पिछले 3 साल से सुन ही रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अब ये कहते हैं कि 84 करोड़ लोग की आमदनी घट गई भैया। पता नहीं भारत फिर 10वें से 5वें इकोनॉमी पे कैसे पहुंच गया, तीसरे में पहुंचने जा रहा है। तय कर लीजिए आप सही कि भारत सही। जितने फर्जी आंकड़े उठा के लाते हैं, लोकतंत्र को हैक कर लिया। अरे लोकतंत्र तो 75 में इमरजेंसी लगा के आपने हैक करके साबित किया कि आप हैकर हैं। आप किस बात से बोल रहे हैं? किस चीज से जलन होती है अभय जी? आप तो देश के नागरिक है ना, कांग्रेसी बाद में। देश आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन होती है। मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं जरा आपने मुंह से बता दीजिए। वो देख के जलन होता है, छाती पे सांप लौटती है। तुरंत पहुंच जाते हैं भोपाल से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने 1.5 घंटे में। पहले कितना समय लगता था अभय जी? मध्य प्रदेश में बैठे हुए, पीछे कमलनाथ जी की फोटो दिख रही है, जहां से सूटकेस निकलते हुए देखते थे हम लोग। आज तो सूटकेस नहीं निकल रहा है। दिग्विजय जी की नहीं लगाई। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में क्या नहीं, दिग्विजय सिंह की नहीं लगी है, वो आउटडेटेड हो गया, हैंग हो गया, इसलिए हटा दिया उनको। अब देखिए कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में आज क्या हो रहा है? बिजली, आपने बोला फ्री, बिजली की तारीफ बढ़ा दी। आ रही हूँ एक एक करके, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। दुबे जी, बिजली की, हाँ जी, कर्नाटका में बिजली की तारीफ बढ़ा दी। वहां ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि चालक और खलासी को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज सुबह एक नया घोटाला सामने आया है। मैसूर बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे डीएलएफ की 800 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन डीके स्वामी जी ने, आपके ईश्वर कंपनी डिप्टी सीएम के ब्रदर्स के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। करोड़ों का फ्लैट बना के हेल फेल हुआ है। अरे यार कितना खाओगे? पेट है कि भरता ही नहीं है भाई। भैंस का नाद से भी बड़ा पेट है कांग्रेसियों का। कितना घोटाला करते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं ऐसा उसको चूस लेते हैं आम की तरह कि बाद में गुठली से भी कुछ नहीं निकलता है। लोग को खड़ा करने में 2 साल लग जाते हैं। तो 70 साल से देश को लूटते लूटते मतलब मन नहीं भरा। हद हाल है भाई। अभय जी, मतलब समझ में नहीं आता है मुझे। आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही खोल लिया आप लोगों ने, इंडियन एलायंस की। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है अंजना जी, इंडिया एलायंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर करप्ट आइडियाज। नए नए आइडिया निकाल के लाते हैं करप्शन के।
अब बताइए चारा घोटाला करते करते जिन लोगों छत्तीसगढ़ में ने गोबर का घोटाला कर दिया, मतलब जिन चारा लोगों खा के ने जानवर जो गोबर देगा किसानों उसमें से की भी घोटाला। आमदनी 27 रुपए कर भाई, दी। कितना अंजना जी, चुप घोटाला, कराइए, कितना आपने पैसा कहा चाहिए? था, ठीक है, अब जवाब देखिए, सुनिए अभय जी। कितना 27 पैसा रुपए चाहिए? प्रतिदिन किसानों की भूखे आमदनी, की क्या है भाई? 27 रुपए, भूख है कि क्या है? 27 रुपए प्रतिदिन भूख है कि किसानों की क्या है? आमदनी कर दी। किसानों की और आमदनी। तुम्हारा धन्ना से रुकिए, रुकिए, अजय 12 आलोक जी, लाख आवाज करोड़ रखिए, की प्लीज, नेटवर्क अजय जी, कमा प्लीज, ले। एक एक कर। 1600 करोड़ रुपए रोज कमा ले और सवाल हम पर उठाते हैं। कर्नाटका में डिंगलेश्वर महाराज जी को याद कीजिए, लिंगायत समाज के मठ मंदिरों तक में पैसा खा रहे थे। या महाकाल लोक में आपने सप्त ऋषियों की मूर्तियों में घोटाला किया। अरे पाप और श्राप का भाग लगेगा। आप हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि वेदों की रचना इन सप्त ऋषियों ने की। 45 लाख स्कूली बच्चों के कपड़े खा गए तुम लोग, बच्चों का पोषण आहार खा गए, किसानों का मुआवजा नोएडा के खातों में मिला, 50,000 फर्जी शादियां करा दी मध्य प्रदेश की बेटियों की कोविड एक लाइन और जोड़ दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी आपने तो ये किया, तो ये अवसर ढूंढा तुम लोगों ने। अरे आप लोगों ने सिर्फ धन्ना सेठों के लिए काम किया। आपने हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को पीछे धकेल दिया। तो आपकी लेबर मिनिस्टर अजय आलोक जी बीच में नहीं, अजय जी, साल की सबसे अजय जी, बड़ी प्लीज। बेरोजगारी आपने पर अजय जी आपकी आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा कि 58 साल बाद बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम हो गई हिंदुस्तान में। जिस प्रदेश में आप जाते हैं वहां भीषणतम भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए तो नकारे जा रहे हैं। दक्षिण के दरवाजे से बाहर कर दिया। अब आपको और प्रधानमंत्री जी को पीड़ा इसलिए है कि ये पांचों राज्य हार की कगार पे खड़े हो, तो आपने ईडी का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ साहब? यूपीए के दौरान फ्रेजाइल 5 से एक सवाल है, एक मतलब देखिए वही रेपिटेटिव बातें जो रोज होती है वही बोलेंगे तो उसको कुछ आगे ले जाते हैं। यूपीए में फ्रेजाइल 5 में इंडिया शामिल था। कोविड के बावजूद अगर टॉप 5 इकोनॉमीज में हम पहुंच गए हैं, ये किसकी वजह से हुआ है? अंजना जी क्या बात करती हैं? कांग्रेस 1% की ग्रोथ थी हमारे 10 साल में। उस 10 साल की एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो 8% थी। आज इस कोविड की क्राइसिस के आप पीछे छुपिए मत, भारतीय जनता पार्टी नहीं छुप सकती। उस कोविड के क्राइसिस के पहले लगातार 8 क्वार्टर की ग्रोथ गिरी हुई थी। उस कोविड के क्राइसिस के पहले की रिपोर्ट है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, जिसको इन्होंने 19 के चुनाव के पहले रोक दिया था, जो रिपोर्ट लीक हुई थी, उसके पहले की रिपोर्ट है कि 58 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ चली गई थी। उस समय की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि ये कोविड के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। ऐसा क्यों था प्रधानमंत्री जी कि कोविड के समय सिर्फ मुट्ठी भर धन्ना सेठों ने अपनी आमदनी बढ़ाई? अडानी साहब की 6,000% की कंपनियों में ग्रोथ होती है और किसान बेचारा 27 रुपए प्रतिदिन कमाए प्रधानमंत्री जी। उसके बावजूद उस कोविड के क्राइसिस में आप काले क्रूर कानून लेकर आए जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन आपका दिल फिर भी नहीं पसीजा प्रधानमंत्री जी। तो यह कैसी अर्थव्यवस्था है जब आम आदमी के आमदनी तो घट जाए लेकिन कुछ धन्ना सेठ अमीर हो जाए? ऐसी अर्थव्यवस्था से सरोकार नहीं है। आप ये आंकड़ों का खेल बंद कीजिए। ये बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया प्रधानमंत्री जी? आपने कहा मुद्रा के लोन, मुद्रा के 32 करोड़ लोन ऐसे हैं जो शिशु कैटेगरी के, जो 28 से 29 हजार रुपए एवरेज उनको मिले। अरे पकौड़े का ठेला भी नहीं लगता और आप गुणगान करते हैं कि देखिए साहब 32 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर सृजित कर दिए। आप बताइए ना, 5,38,000 करोड़ रुपए का जवाब सुनिए। अजय जी जो पॉइंटेड उन्होंने बातें कही उसका जवाब दीजिए। तो एक ही रिकॉर्ड प्ले कर रिवाइंड करके प्ले करते रहते हैं। देखिए अंजना जी, इनकी बातों का 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड वही है, वही चीज रिवाइंड करके वही चीज बार बार प्ले करते हैं। अच्छा किया कोविड का नाम लिया। ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग कभी देखे आते हैं? और घृणित मानसिकता वाली पार्टी कि कोविड वैक्सीन को मोविड वैक्सीन कहते थे। ये देशवासियों को इन्होंने डिसुएड किया कि वैक्सीन मत लो, और ये कहते थे कि फाइजर उसकी वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा रहे हो जिसकी वैक्सीन लेके आज अमेरिका में प्रूवन हो गया कि लोग मर रहे हैं। किसकी दलाली खा रहे थे उस वक्त? कॉर्पोरेट्स की कि विदेशी वैक्सीन चाहिए? ये प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी मोविड मोविड मोविड, अभय दुबे मोविड कहते थे। आज देश का हर देशवासी अपनी स्वदेशी वैक्सीन लेके है कि नहीं? वो अखिलेश जी ने गंदी बीजेपी की वैक्सीन कहा था, सत्ता से दूर रहने पे। बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, आज लेके बैठे हुए डॉक्टर ही हैं। देखिए पूछिए ना कौन सी अंजना जी, दो चीज दे, एक मिनट
एक मिनट मैं दो चीजों को फैक्चुअली सही कर दूं, क्योंकि आप लोग बार बार इस बात को जोर करते हैं कि किसकी वजह से देश की इकोनॉमी थर्ड स्थान पे जा रही है। देखिए, गोल्डमैन सैक्स हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या WHO हो, ये पीरियोडिकली अपना असेसमेंट देते रहते हैं और इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इंडिया जो है तीसरे स्थान पे इकोनॉमी बनेगी। उसके विपरीत कोई सरकार वहां पर कोई भी हो, ये कैटेगरी बोला है, कोई भी सरकार हो उसमें सरकार का योगदान नहीं, उसको क्लियर कट पूरी बात बोली जाए, आधी अधूरी बात बोली जाए। नंबर दो, मैं एक बात समझ में नहीं पाता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि इस देश में 1962 का, 65 का और 71 का युद्ध भी। मैं आपका जवाब भी अजय जी नहीं ले पाऊंगी, वक्त इतनी की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।